एक आम धारणा है कि किसी का कद पूरी तरह से जेनेटिक्स पर ही निर्भर करता है। मतलब अगर आपके माता पिता लंबे हैं तो आप भी लंबे होंगे, और अगर वो छोटे कद के हैं तो आपका भी वैसा ही होगा। ये बात तो हम सब ने सुनी है। हाँ, और ज्यादातर लोग इसे सच भी मानते हैं। लेकिन क्या ये वाकई इतनी सीधी सी बात है? देखिए, ये एक ऐसी धारणा है जो सतह पर तो सही लगती है, पर जब हम विज्ञान की गहराई में उतरते हैं तो पता चलता है कि कहानी में कई और दिलचस्प मोड़ हैं। बिल्कुल, जेनेटिक्स सिर्फ कहानी की शुरुआत है, अंत नहीं। सही कहा। और आज हम इसी जटिल कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। आज का हमारा विषय है कद के पीछे का विज्ञान। हमारे हाथ एक सोर्स लगा है जो असल में एक YouTube वीडियो है, जिसका मकसद ही यही है कि कद से जुड़े मिथकों को तोड़ा जाए और सच को सामने लाया जाए। तो हमारा मिशन भी यही है, ये समझना कि आखिर कद पर किन चीज़ों का असर होता है और इसमें से कितना हमारे कंट्रोल में है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम वाकई अपने जेनेटिक पोटेंशियल को पार कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ उस पोटेंशियल को उसकी अधिकतम क्षमता तक, मतलब उसे पूरा कर सकते हैं। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। सोर्स एक बहुत ही जबरदस्त दावे से शुरू होता है कि कद 80% जेनेटिक्स से तय होता है। हाँ, 80%। सुनकर लगता है कि ठीक है, ज्यादातर चीज तो पहले से ही तय है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि बाकी 20% क्या है, और ये 20% कितना फर्क डाल सकता है? यही 20% पूरी चर्चा का केंद्र है। और इसके असर को समझने के लिए सोर्स एक ऐसा उदाहरण देता है जो सच में दिमाग हिला देता है। उत्तर और दक्षिण कोरिया का। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। 1945 से पहले जब वे एक ही देश थे तो लोगों का औसत कद लगभग एक जैसा था। उनका जेनेटिक स्टॉक, मतलब आनुवांशिक विरासत, एक ही है। बिल्कुल एक ही है। लेकिन आज सिर्फ 70-80 साल बाद दक्षिण कोरियाई पुरुषों का औसत कद 5 फुट 8 इंच है, जबकि उत्तर कोरियाई पुरुषों का सिर्फ 5 फुट 4 इंच। 4 इंच का फर्क। 4 इंच, ये कोई मामूली फर्क नहीं है। ये जेनेटिक रूप से एक जैसे लोगों के दो समूहों के बीच जमीन आसमान का अंतर है, और ये सीधे तौर पर एक ही चीज की तरफ इशारा करता है, जीवन शैली। हाँ, जेनेटिक्स के अलावा भी कुछ बहुत शक्तिशाली कारक हैं, जैसे पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और पूरी जीवन शैली, जो कद पर गहरा असर डालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक्स आपको एक पोटेंशियल या एक रेंज देते हैं, लेकिन आप उस रेंज में कहाँ तक पहुंचेंगे ये दूसरे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। सही। तो चलिए इसे समझते हैं। सोर्स इसे 2 लिस्ट में बांटता है। लिस्ट ए उन अंदरूनी शारीरिक प्रक्रियाओं के बारे में है जो हमें हमारी जेनेटिक क्षमता तक पहुंचने में मदद करती हैं। बिल्कुल। लिस्ट ए में सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज आती है ग्रोथ प्लेट्स। इन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। ग्रोथ प्लेट्स। हाँ, हमारी जो लंबी हड्डियां होती हैं, जैसे हाथ और पैर की, उनके दोनों सिरों पर कार्टिलेज यानी एक नरम हड्डी की परत होती है। अब इसे हड्डी के सिरों पर एक तरह का कंस्ट्रक्शन जोन समझ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन जोन, ये अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो ये काम कैसे करता है? प्यूबर्टी यानी यौवन के दौरान हमारा शरीर इन ग्रोथ प्लेट्स को लगातार नए बोन सेल्स यानी हड्डी की कोशिकाएं बनाने का सिग्नल देता है। अच्छा। जैसे जैसे ये नए सेल्स बनते जाते हैं, हड्डी की लंबाई बढ़ती जाती है और इसी से हमारा कद बढ़ता है। यही वजह है कि टीनेज में अचानक से कद बहुत तेजी से बढ़ता है। 1 मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये प्लेट्स हमेशा खुली रहती हैं? अगर कोई 25 साल का है और सही डाइट और एक्सरसाइज करे तो क्या वो भी लंबा हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब बहुत साफ है, नहीं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अच्छा। उम्र के साथ आम तौर पर 18 से 22 साल के बीच ये ग्रोथ प्लेट्स सख्त होकर हड्डी में ही मिल जाती हैं। इस प्रक्रिया को फ्यूजन कहते हैं। एक बार ये प्लेट्स बंद हो गईं तो हड्डियों का लंबा होना शारीरिक रूप से असंभव हो जाता है। कंस्ट्रक्शन जोन हमेशा के लिए बंद। लेकिन मैंने कई जगहों पर पढ़ा है, इंटरनेट पर तो दावे भरे पड़े हैं कि कुछ खास योग, सर्जरी या सप्लीमेंट से 25 के बाद भी कद बढ़ सकता है। क्या उन दावों में कोई सच्चाई है? देखिए, उनमें से 99.9% दावे गुमराह करने वाले हैं। वो हड्डियों की लंबाई नहीं बढ़ाते। तो फिर वो क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा वे आपके पोस्चर को सुधार सकते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन एक बार ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो गई तो कोई भी नॉन सर्जिकल तरीका आपकी हड्डियों को लंबा नहीं कर सकता। और जो सर्जिकल तरीके हैं वो बेहद दर्दनाक, खर्चीले
और जोखिम भरे होते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ प्लेट्स एक तरह से एक टाइमर के साथ आती हैं। अगर ये इतनी जरूरी हैं, तो क्या उनके बंद होने से पहले उन पर असर डालने का कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल है, और यहीं पर लिस्ट ए की दूसरी प्रक्रिया काम आती है, ग्रोथ हार्मोन, जिसे GH भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन सीधे तौर पर कद बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ये हमारे दिमाग में मौजूद एक मटर के दाने जितनी छोटी लेकिन बहुत ही पावरफुल ग्रंथि से पैदा होता है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो अगर ग्रोथ प्लेट्स कंस्ट्रक्शन जोन है, तो ग्रोथ हार्मोन वो फोमेन है जो मजदूरों को काम करने का आदेश देता है? हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल यही काम है उसका। GH ही ग्रोथ प्लेट्स को नए बोन सेल्स बनाने के लिए उत्तेजित करता है। और जैसा ग्रोथ प्लेट्स के साथ होता है, इसका भी सबसे ज्यादा उत्पादन प्यूबर्टी के दौरान ही होता है। सोर्स इसीलिए प्यूबर्टी के दौर को सुनहरा दौर या गोल्डन विंडो कहता है। गोल्डन विंडो वो समय है जब शरीर कद बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है ना? एकदम। और अगर इस गोल्डन विंडो में किसी के शरीर में पर्याप्त ग्रोथ हार्मोन ना बन रहा हो, तो कोई कैसे जानेगा कि कोई समस्या है? ये एक जरूरी सवाल है। अगर शरीर में GH का स्तर सामान्य से बहुत कम है, तो इसके लक्षण दिख सकते हैं, जैसे हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर रह सकती हैं। अच्छा। शरीर में फैट बढ़ सकता है, और सबसे बड़ा संकेत, प्यूबर्टी में कद उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सोर्स की सलाह बहुत स्पष्ट है। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, मतलब हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो जांच करके असली वजह का पता लगा सकते हैं कि समस्या पिट्यूटरी ग्लैंड में है, थायराइड में है, या कहीं और, जी, या पोषण में। सही समय पे इलाज से बहुत फर्क पड़ सकता है। तो ये समझना तो दिलचस्प है कि हमारा शरीर अपनी जेनेटिक लिमिट तक पहुंचने के लिए अंदर से कितनी मेहनत करता है। लेकिन जो सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि क्या हम उस लिमिट को थोड़ा सा धक्का दे सकते हैं? क्या वो 20% सच में हमारे हाथ में है? यहीं पे लिस्ट भी आती है ना? हाँ, अब हम जेनेटिक्स के हार्डवेयर से निकलकर लाइफस्टाइल के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। लिस्ट भी उन बाहरी कारकों के बारे में है जो हमारे कद पर असर डाल सकते हैं। और ये हिस्सा इस धारणा को चुनौती देता है कि कद पूरी तरह से पहले से तय होता है। सही। सोर्स में कुछ बड़े दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक आम रेसलर हैं डेविन लैरेट। हाँ, उन्होंने लगातार ट्रेनिंग करके अपनी एक बांह का आकार और हड्डी की मोटाई दूसरी से काफी ज्यादा बढ़ा ली। बिल्कुल। या फिर जिराफ का उदाहरण कि कैसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने की जरूरत ने पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी गर्दन को लंबा कर दिया। क्या यही सिद्धांत इंसानों पर भी लागू होता है? इन सभी उदाहरणों के पीछे एक ही सिद्धांत है, शरीर जरूरत के हिसाब से खुद को ढालता है। इसे यूज इट एंड इम्प्रूव इट कह सकते हैं। जब शरीर को लगातार एक ही तरह का संकेत मिलता है, चाहे वो ऊंची पत्तियां तोड़ना हो या बास्केटबॉल के लिए बार बार उछलना, तो वो उस काम को बेहतर करने के लिए धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू कर देता है। और इसका ऐतिहासिक सबूत भी है। आपने द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र किया था। हाँ, सोर्स बताता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब सैनिकों की भर्ती हो रही थी, तब ये पाया गया कि बेहतर पोषण और खुले माहौल वाले इलाकों से आने वाले लोग गरीब और घनी आबादी वाले इलाकों के लोगों की तुलना में औसतन 1 से 2 इंच लंबे थे। जेनेटिक्स वही थे, पर माहौल ने फर्क पैदा कर दिया। बिल्कुल, आज भी हम ये देखते हैं। सोर्स कनाडा और स्पेन जैसे देशों का जिक्र करता है जहां साइकिल चलाना बहुत आम है और डाइट में प्रोटीन अधिक होता है। वहां के लोगों का औसत कद बेहतर है। बास्केटबॉल खिलाड़ियों का उदाहरण भी इसी से जुड़ा है। मुझे हमेशा लगता था कि वो लंबे होते हैं इसलिए बास्केटबॉल खेलते हैं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि बास्केटबॉल खेलने से भी लंबाई पर थोड़ा असर पड़ता हो? सोर्स इसी संभावना की ओर इशारा करता है। देखिए, जब कोई लगातार कूदने और पहुंचने की कोशिश करता है तो शरीर को यह संकेत मिलता है कि लंबाई एक फायदेमंद गुण है। ये एक पीढ़ी में चमत्कार नहीं करता, लेकिन ये शरीर के अनुकूलन की क्षमता को दिखाता है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ खाना पीना ही नहीं, बल्कि हम कैसे रहते और चलते फिरते हैं ये भी मायने रखता है। क्या किसी खास तरह की एक्सरसाइज से भी फर्क पड़ता है? हाँ, और यहीं पर लिस्ट बी का दूसरा और शायद सबसे वैज्ञानिक पॉइंट आता है, वुल्फ का नियम। वुल्फ का नियम? जी, ये एक जर्मन सर्जन जूलियस वुल्फ द्वारा 1892 में खोजा गया एक सिद्धांत है। ये सुनने में तो किसी फिल्म के विलेन जैसा लगता है। ये है क्या? नाम भले ही वैसा हो, पर यह सिद्धांत हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये कहता है कि जब हमारी हड्डियों पर नियमित रूप से तनाव या दबाव पड़ता है तो वो उस तनाव के अनुकूल ढलने के लिए खुद को मजबूत बनाती हैं। अच्छा। जब आप वजन उठाते हैं या दौड़ते हैं तो हड्डियों में बहुत छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर होते हैं,
जब शरीर इन माइक्रो फ्रैक्चर्स को ठीक करता है तो वो हड्डी को पहले से थोड़ा ज्यादा घना और मजबूत बना देता है। तो हड्डी एक तरह से सोचती है, पिछली बार इतना जोर पड़ा था, अगली बार के लिए मुझे और तैयार रहना होगा। बिल्कुल सही समझा आपने। लेकिन इसका कद से क्या लेना देना है? हड्डी मोटी हो रही है, लंबी तो नहीं हो रही। संबंध सीधा है। सोर्स के मुताबिक जब आप मसल्स बनाते हैं तो आप साथ में बोन यानी हड्डी भी बनाते हैं, और हमारी असल हाइट हमारी हड्डियां ही तो हैं। जब हड्डियां स्वस्थ, घनी और मजबूत होती हैं तो वे अपनी पूरी लंबाई को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर पाती हैं। अच्छा, मतलब कमजोर हड्डियां समय के साथ दब सकती हैं। हाँ, कुछ हद तक। इसलिए सही तरह की एक्सरसाइज करने से बोन डेंसिटी बढ़ती है, जिसका कद पर सकारात्मक असर पड़ता है। ठीक है, तो किस तरह के तनाव की बात हो रही है? क्या सिर्फ चलने से काम चल जाएगा? वुल्फ के नियम के लिए इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज सबसे ज्यादा फायदेमंद होती हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या हल्की वेट ट्रेनिंग। स्विमिंग या साइकिलिंग का क्या? दिल के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन हड्डियों पर उनका उतना असर नहीं होता क्योंकि वो लो इम्पैक्ट हैं, उनमें वो सीधा दबाव नहीं पड़ता। ओके, ये तो समझ आ गया। हड्डियों पर सही तरह का तनाव डालना फायदेमंद है। लेकिन अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। वो हजारों वीडियो जो कहते हैं ये 5 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो और 2 इंच लंबे हो जाओ। क्या वे सच में काम करती हैं? ये एक बहुत ही आम मिथक है और सोर्स इसे बहुत अच्छे से साफ करता है। लिस्ट बी का तीसरा पॉइंट इसी पर है, बॉडी स्ट्रेच। और यहाँ एक आहा मोमेंट है। वो क्या? सच्चाई ये है कि इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से हड्डियों की लंबाई 1 मिलीमीटर भी नहीं बढ़ती। जैसा हमने पहले कहा, एक बार ग्रोथ प्लेट्स बंद हो गई तो खेल खत्म। तो फिर ये सब क्या है? क्यों लाखों लोग इन वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें फायदा हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक वहम है? वहम नहीं है, लेकिन वजह वो नहीं है जो वे सोच रहे हैं। इन एक्सरसाइज का असली मकसद गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के असर का मुकाबला करना है। ग्रेविटी का? हाँ, दिन भर में चाहे हम बैठे हों या खड़े हों, ग्रेविटी लगातार हमारी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है। हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो नरम डिस्क होती हैं, वो दिन भर के दबाव से थोड़ी दब जाती हैं। अच्छा, तो इसी वजह से कहते हैं कि आप रात में सुबह के मुकाबले थोड़ी छोटे होते हैं। बिल्कुल, ये अंतर आधे इंच तक का हो सकता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज खासकर जो रीढ़ की हड्डी और कोर मसल्स पर फोकस करती हैं, इन दबी हुई डिस्क को वापस अपनी जगह पर आने में मदद करती हैं और आपके पोस्चर को सुधारती हैं। मतलब झुके हुए कंधे सीधे हो जाते हैं। हाँ, और झुकी हुई कमर सीधी हो जाती है। सोर्स इसे बहुत अच्छे से समझाता है। ये हाइट गेन नहीं है, ये हाइट रिक्लेमेशन है। हाइट रिक्लेमेशन यानी खोया हुआ कद वापस पाना। ये तो कमाल का तरीका है इसे देखने का। जी। तो मतलब वो लाखों वीडियो असल में कद नहीं बढ़ा रहे, बल्कि हमारा खोया हुआ कद वापस दिला रहे हैं, जो खराब पोस्चर और ग्रेविटी की वजह से छिप गया था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आप कुछ नया नहीं बना रहे, बस जो आपके पास पहले से है उसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अच्छा पोस्चर आपको तुरंत लंबा और ज्यादा आत्मविश्वासी दिखाता है। वाह, मुझे याद है बचपन में सब कहते थे कि बार पर लटकने से कद बढ़ता है। तो इसका मतलब वो लोग अनजाने में वुल्फ के नियम और पोस्चर सुधारने की ही बात कर रहे थे। हाँ, कह सकते हैं। पारंपरिक ज्ञान में अक्सर वैज्ञानिक सच्चाई छिपी होती है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें क्या हैं? सबसे पहली और बड़ी बात, जेनेटिक्स आपकी क्षमता की सीमा तय करते हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। वे आपको एक रेंज देते हैं और उस रेंज के अंदर आप कहाँ तक पहुँचते हैं, ये प्यूबर्टी के गोल्डन विंडो पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। उस दौरान सही पोषण और ग्रोथ हार्मोन का सही स्तर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तीसरी बात, हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान और खास तौर पर इम्पैक्ट वाली शारीरिक गतिविधियां, जैसा वुल्फ के नियम में बताया गया है, हमारे अंतिम कद को प्रभावित कर सकती हैं। ये वो 20% वाला हिस्सा है। हाँ, जिसे हम सच में प्रभावित कर सकते हैं। और आखिरी और सबसे जरूरी मिथ बस्टर, स्ट्रेचिंग आपकी हड्डियों को लंबा नहीं करती, ये आपके पोस्चर को सुधार कर आपके छिपे हुए कद को वापस लाती है। ये हाइट गेन नहीं, हाइट रिक्लेमेशन है। एकदम। तो सोर्स का अंतिम संदेश बहुत साफ और सशक्त है। उन चीजों पर ध्यान लगाओ जो आपके कंट्रोल में है, बजाय उनकी चिंता करने के जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जैसे कि आपके जेनेटिक्स। सही बात है। अपनी जीवन शैली, खान पान और एक्सरसाइज पर काम करके कोई भी अपने जेनेटिक पोटेंशियल का सर्वश्रेष्ठ हासिल कर सकता है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव नोट है। और इसी से जुड़ा एक अंतिम विचार है जो मेरे मन में आ रहा है। बताइए। सोर्स में बताया गया है कि शरीर जरूरत के संकेतों पर प्रतिक्रिया देता है, जैसे बास्केटबॉल खिलाड़ियों के मामले में। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है।
पिछली एक सदी में बेहतर पोषण की वजह से इंसानों का औसत कद बढ़ा है। लेकिन आज हमारा आधुनिक वातावरण, जिसमें ज्यादातर बैठना और कम शारीरिक गतिविधि शामिल है, क्या वो शरीर को लगातार ये संकेत दे रहा है कि ज्यादा लंबाई और मजबूत हड्डियों की अब जरूरत नहीं है? ये एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल है। अगर शरीर जरूरत के हिसाब से ढलता है और हमारी जरूरतें बदल रही हैं, तो इसका लंबी अवधि में, मतलब आने वाली पीढ़ियों में, मानव कद पर क्या असर हो सकता है? क्या ये पिछली सदी में देखी गई बढ़त के ट्रेंड को रोक सकता है या शायद उलट भी सकता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।